एक और फ्रंट रनिंग का केस सामने आया है, काफी चौंका देने वाला है और इससे एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या सीखना चाहिए ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ऐसे स्कैम से कैसे बच सकते हो, कैसे फ्रंट रनिंग से बच सकते हो, ये डिस्कस करूंगा। ये है हेमंत घाई। हेमंत घाई सीएनबीसी आवाज के अंदर स्टॉक 2020 नाम का एक शो चलाते थे। हेमंत घाई काफी पॉपुलर नाम है, आपने कभी सीएनबीसी आवाज देखा होगा तो आपने कभी ना कभी इनके बारे में सुना होगा। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में बताया करते थे, रिकमेंडेशन दिया करते थे कि आप स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म या इंट्राडे के अंदर कैसे पैसे कमा सकते हो, और ये लाइव ट्रेडिंग के एग्जांपल देते थे। प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे ये आपको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये हुई है कि सेबी ने देखा है कि जो सीएनबीसी आवाज के एंकर हैं ये अपनी और अपनी मदर के नाम से अकाउंट चला रहे थे, और जो भी स्टॉक ये रिकमेंड करते थे उससे पहले ये स्टॉक को खरीदा जाता था और उसको होल्ड किया जाता था। उसके बाद अपने शो के अंदर उन्हीं स्टॉक को रिकमेंड किया जाता था, टारगेट प्राइस दिया जाता था, सेलिंग प्राइस दिया जाता था। और ये जो चीजें थी कि भाई मैंने अपनी वाइफ के नाम से या अपनी मदर के नाम से या मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक को, ये कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया गया था। ठीक है, ये रिकमेंडेशन दे रहे थे साफ साफ कि भाई इसको आपको खरीदना चाहिए, यहां तक जाएगा, यहाँ पे बेचना चाहिए। और मजेदार बात ये है यहाँ पे कि जब ये काम ये कर रहे थे तो 2021 से ये चीजें चल रही थी, सेबी 2021 से इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो जो भी इनके प्रॉफिट हैं उसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली 85% प्रॉफिट यही चीज करके बताई गई है कि आपने पहले स्टॉक को खरीदा ना, आपने कोई डिस्क्लोजर दिया कि भाई मैंने ये स्टॉक कल खरीदा है, परसों खरीदा, आज खरीदा है। जब मार्केट खुलती थी तब ये स्टॉक खरीदते थे। उसके बाद इन्हें पता होता था कि अपने शो पे जाकर के उन्हें यही स्टॉक रिकमेंड करना है। अब जो सीएनबीसी आवाज का जो स्टॉक 2020 है ये काफी ज्यादा पॉपुलर शो हुआ करता था, हजारों करोड़ों लोग देखते थे और इनके ऊपर ट्रस्ट करते थे। तो जो ये कहते थे वो करते थे। तो जिस वजह से क्या होता था, वो जो प्राइस होता था वो एकदम से इन्फ्लेट हो जाता था। सपोज करो हेमंत घाई ने करीब करीब 9-10 बजे के आसपास एक ट्रेड लिया और आकर के अपने आवाज के अंदर बोला सीएनबीसी आवाज में कि ये वाला स्टॉक यहां तक जाना चाहिए, ये इसका सपोर्ट है। अब करोड़ों लोग आकर के देख रहे हैं उस समय पे उस चैनल को, तो उससे क्या हो रहा है, उससे इन्होंने सपोज करो 160 रुपए में खरीदा, लोगों ने इन्वेस्ट किया और वो 162 रुपए के आसपास हो गया, तो 2 रुपए पर स्टॉक ये कमाएंगे। अब अगर ये 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ कमा रहे हैं तो सोचो इतने पैसे पे 2 रुपए पर स्टॉक कमाना बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। और ये चीज करते करते इन्होंने काफी सारा पैसा बनाया। जो सेबी ने अब ये बोला है कि भाई ये जितने भी ट्रेड, मतलब 85% ऑफ द ट्रेड के ऊपर जो भी आपने पैसा बनाया है उसके ऊपर आपको 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा और अपना पैसा लौटाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं। और एक और चीज आपको जो समझनी है, जब भी कुछ ऐसे लेवल के ट्रेड होते हैं ना तो 2-3 लोग इन्वॉल्व होते हैं इस सिचुएशन के अंदर। एक मीडिएटर होता है, एक होता है जो कि बाय सेल करने की बोल रहा है कि भाई मेरे पैसे इतने लगाने हैं यहाँ पे, तीसरा होता है जो कि एक डीमेट अकाउंट होल्डर होता है। ठीक है, तो जो रिकमेंड कर रहा है, जो कि बाय कर रहा है, वो है हेमंत घाई और उसकी फैमिली के नाम के ऊपर पूरा ट्रेडिंग अकाउंट चल रहा है, जो कि सेबी ने बताया हेमंत घाई ऑपरेट कर रहे थे। उसके बीच में जो मीडिएटर था वो था MAS कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता था। और इसी के साथ साथ जो ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर रहे थे वो कर रहे थे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का। अब मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल पोजीशन में आ चुका है। रिसेंटली आपको पता है कल्याण ज्वेलर्स के साथ हुआ, नाउ अब इस सिचुएशन में भी मोतीलाल ओसवाल सर्विसेज आ चुका है और पेनल्टीज भी लगी हैं काफी ज्यादा। बट बेसिकली ये कर क्या रहे थे, जैसे हेमंत घाई ने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया, सपोज करो 9 बजे आते हैं, वो कहते हैं भाई 1000 शेयर मुझे खरीदना है एक पर्टिकुलर स्टॉक का। उस केस के अंदर अगर आप एकदम से प्लेस करोगे तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होती है वहां पे आप देख सकते हो कि भाई 1000 ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा था, इसे मैनिपुलेट किया जा रहा था, इसे फैब्रिकेट किया जा रहा था, वो पता ना चले ये करने की कोशिश की गई थी MAS कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। ठीक है, तो ये एक चीज है जिससे अगर वॉल्यूम बढ़ती है ना तो लोगों की नजर जाती कि भाई इतना बड़ा वॉल्यूम कहां से आया, लेकिन ऐसा ना हो पाए इसलिए फैब्रिकेट किया गया था उसे। अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन था डीमेट अकाउंट का वो था मोतीलाल ओसवाल का, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल भी पकड़ में है। अगेन इनका नाम खराब हो रहा है। पहले तो फ्रंट रनिंग इनके म्यूचुअल फंड के अंदर निकल के आई थोड़ी सी, उसके बाद एक और कल्याण ज्वेलर वाला केस एंड देन अगेन इस वाली सिचुएशन में आई। तो हुआ क्या, यहाँ पे लगी है पेनल्टी हर किसी के ऊपर। MAS कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऊपर जो पेनल्टी लगी है करीब करीब 30 लाख रुपए के आसपास इन्हें सबमिट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपने जो ऑर्डर है उसको फैब्रिकेट किया है
और पूरी तरीके से क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई जो एग्जैक्टली होनी चाहिए थी, मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल के ऊपर भी करीब करीब 5 लाख रुपए के आसपास का जो पेनल्टी है वो लगी है। ये पेनल्टी क्यों लगी है? क्योंकि अब मोतीलाल ओसवाल जो एज अ स्टॉक लिस्टेड है शेयर बाजार पे, इसके ऊपर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ये है कि भाई आपने सुपरविजन नहीं करा है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीज नहीं करी गई है। इस वजह से 5 लाख रुपए का जो पेनल्टी है वो मोतीलाल ओसवाल के ऊपर भी लगा हुआ। तो हेमंत की पूरी जो फैमिली है उसको बैन कर दिया 5 साल के लिए, 30 लाख रुपए का यहाँ पे ये पूरा पेनल्टी चल रहा है। अब दिक्कत क्या हो रही है ये समझो। मोतीलाल ओसवाल को एक अलर्ट रिसीव होता है जहां पे वो कहते हैं कि भाई पंप एंड डंप एक्टिविटी चल रही है जया घाई के ट्रेडिंग अकाउंट की साइड, और ये एक इंटरनल अलर्ट निकल करके आया था कि भाई कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी वजह से ये पूरी की पूरी जो कंडीशन है कि भाई मोतीलाल ओसवाल आप फेल हो चुके हो। अगर आपको ये सारी की सारी चीजें दिख रही थी तो आपने ये रेज क्यों नहीं करा? और ये पहली बार नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया कल्याण ज्वेलर्स के साथ भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे काफी सारे करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि भाई ये तो फ्रंट रनिंग करके निकल गए, इन्होंने बताया नहीं, डिस्क्लोज नहीं किया कि मैंने भी इन्वेस्ट किया या नहीं किया, जिस वजह से सेबी की नजर यहाँ पे इनके पास पड़ गई है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आजकल काफी सारे फ्रंट रनिंग के केस आ रहे हैं, फ्रॉडस्टर निकल करके आ रहे हैं। तो हुआ क्या है, इवन अगर आप देखोगे बसंत महेश्वरी सर के ऊपर भी एक इसी तरीके से पूरा का पूरा केस चला, जिससे उनका जो चैनल है वो प्राइवेट हो गया। ये टोटली डिफरेंट केस है, इसके बारे में ना ही बात करें क्योंकि वहाँ पे व्यूज बनाने वाली बात हो जाएगी, और टोटली मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात करना पसंद नहीं ही करूँगा, क्योंकि जो ऑफिशियल नहीं हुआ कि भाई फ्रॉड व्रॉड तो करा नहीं उन्होंने कोई भी, तो कोई चीज़ अब ऑफिशियल नहीं हुई तो उसके बारे में क्या बात करें। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि जैसे आज की डेट में यूट्यूब है, यहाँ पे आपको हर एक दूसरा इंसान मिल जाएगा जो कि आपको या तो स्टॉक रिकमेंड कर रहा होगा या आपको म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर रहा होगा। दूसरी चीज जो हमारा मीडिया है यहाँ पे तो भाई ओपनली चलता है कि भाई ये स्टॉक खरीदो, ये बाइंग, ये सेलिंग प्राइस हो जाता है, जिसको देख करके काफी सारे जो लोग हैं वो मैनिपुलेट होते हैं उस स्टॉक को, उस म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए। म्यूचुअल फंड के केस में तो चलो फिर भी सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट आपको एक चीज यहाँ पे ये समझनी है एज अ इन्वेस्टर कि अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं बने तो आपका काम हो जाएगा खराब। इसी वजह से आप कभी भी इस चैनल को फॉलो करोगे या आज से कुछ टाइम पहले भी फॉलो करते होगे, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई कभी भी रिकमेंडेशन पे, स्टॉक पे, कि भाई किसी बंदे ने बोल दिया इसलिए मैंने खरीद लिया, इस पे जाना ही नहीं है। इस पे इसलिए नहीं जाना क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, उसका इंटेंशन नहीं पता, वो आपको क्या चीज़ें डिस्क्लोज कर रहा है, क्या चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर रहा, उसका मोटिवेशन क्या है, क्या मोटो है जो वो सर्व करना चाहता है, ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। और एज ए इन्वेस्टर आप ये समझो, अगर आप किसी के कहने पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो एंड ऑफ द डे आप पैसा नहीं बना पाओगे, 2 रीज़न की वजह से। पहला रीज़न, आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाओगे उस बंदे के ऊपर। हाइपोथेटिकल एग्जांपल जैसे हेमंत घाई के केस में हुआ कि सपोज करो हेमंत घाई ने बोला कि भाई ये स्टॉक 160 का है, 110 तक जाएगा, हाइपोथेटिकली वो जो टारगेट प्राइस दिया था वो हिट भी हो जाता है। सो लोगों का ट्रस्ट बढ़ गया, अब वो बंदा कुछ भी बोलेगा आप जाकर के उसमें इन्वेस्ट करोगे। और जैसे अब इसको बैन कर दिया गया तो इस केस के अंदर आप सोचोगे यार अब मेरे को कौन रिकमेंड करेगा। यहाँ पे आपको ये फर्क नहीं पड़ रहा होगा ज्यादातर लोगों को कि भाई इसने हमसे थोड़े से ज्यादा पैसे कमाए हैं, कि भाई हमारी वजह से इसका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम ये है कि आप एक डिपेंडेंट इन्वेस्टर बन चुके हो एक थर्ड पार्टी इंसान के ऊपर, जो सेकेंड चीज अपना मोटिवेशन भी पूरा कर सकता है, उसका क्या मोटो है वो पूरा करने पे पूरा फोकस कर सकता है। तो एज एन इन्वेस्टर देखो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म में नहीं चाहते, साल 1.5 साल 2 साल के लिए चाहते हो, देखो म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं, उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है फॉर श्योर। वहाँ पर भी अपने अपने मोटो होते हैं कि भाई इस म्यूचुअल फंड कंपनी से मैं एसोसिएटेड हूँ तो यहाँ पे जितना ज़्यादा मैं पैसा डलवाऊंगा मुझे बेनिफिट मिलेंगे, बट उससे आप पे कोई मेजर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आएगा। तो पहली चीज़ समझो, सीखो। तो आप उसके लिए रिव्यू लेना चाहो, पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहो, इवन एडवाइजर से भी सीखना चाहो, एडवाइजर भी आपको वही म्यूचुअल फंड रिकमेंड करेगा जहां पे उसको आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। ठीक है, तो जब भी आप कभी किसी से म्यूचुअल फंड के ले रहे हो इंक्लूडिंग एडवाइजर, रीजन पूछो, और रीजन पूछ कर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो फ्रंट रनिंग हो गया, ये जो मैन्युपुलेशन हो गया, इन सबसे बचने के लिए एज ए इन्वेस्टर आप क्या कर सकते हो, और ये 100% कारगर तरीका है, वो ये है कि खुद को अपस्केल करो। इस चैनल का ओवरऑल पूरा मोटो ये है कि आप खुद को अपस्केल कर पाओ। आप ये सोचते हो कि यार यहाँ पे फालतू की बातें हैं, आप मुझे समझाते क्यों, मुझे बस स्टॉक के नाम बता दो। कई बार वीडियो, जैसे कल मैंने एक वीडियो डाली कि भाई मैंने कल महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक खरीदे, एक स्विंग ट्रेडिंग की डिमांड है, सीरीज चलाओ, हमने चलाई। अब मैंने वहां पे आपको ओपनली बताया कि भाई मैंने 12 बजे खरीदा था,
इतनी क्वांटिटी में खरीदा था ताकि एक सीरीज चल पाए। अगर मैं उसी समय पे आपको खरीदने के बाद बोल रहा हूँ 1 बजे कि यार मैंने ये खरीद लिया और हाइपोथेटिकली मेरा चैनल अभी तो छोटा है, आगे जाकर के बहुत बड़ा हुआ, तो ये मेरी गलती होगी कि भाई मैं आपको ट्रेडिंग डे के अंदर ही बता रहा हूँ ताकि मैं बेनिफिट बना पाऊँ, है ना, या फिर मैं डिस्क्लोज ही ना करूँ आपको। तो मेरा जो मोटिव रहता है आपको बताने का कि आपको सिखाया जाए कि चीजें कैसे काम करती हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। आपको कभी स्टॉक रिकमेंडेशन मेरी साइड से नहीं मिलेगा, आपको कभी म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा। मैं आपको हमेशा पर्सपेक्टिव बताऊंगा, उसके पीछे के रीजंस बताऊंगा। और हमेशा हमेशा अगर आपको एज एन इन्वेस्टर सर्वाइव करना है मेरे भाई, चाहे आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, इंट्राडे में इन्वेस्ट स्विंग लेना चाहते हो, एक स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हो, या ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर ट्रेडर या वड़ेवर जो भी आपको बनना है, क्योंकि हर किसी की स्किल बिल्कुल अलग हो सकती है। पहली चीज, स्किल सीखने पे फोकस करो, ठीक है। अगर आपको स्किल सीखने के लिए पैसे देने भी पड़े तो दो, वो सीखो, कभी रिकमेंडेशन पे मत जाओ, क्योंकि रिकमेंडेशन के पीछे का मोटिव अलग हो सकता है। अब हाइपोथेटिकली हेमंत खाई के केस में सोचो कि इस भाई ने किसी को बोला कि एक स्टॉक खरीदो 100 रुपए का। अब वो 100 रुपए का उसने बोला, क्यों, उसके हिसाब से 100 रुपए से 110 रुपए 20 रुपए हो सकता है, बट हेमंत खाई भी एकदम से मैन्युपुलेट नहीं कर सकता, है ना। तो इसी वजह से यहां पर भी लॉसेस हो सकते हैं। अब लॉसेस हो गए तो आप किसी एक बंदे को टारगेट करोगे। तो सिंपल सी बात ये है कि स्किल डेवलप करो। पहली चीज, स्टॉक मार्केट में तब तक इन्वेस्टमेंट करो जब तक आपको स्टॉक समझ आते हो, ठीक है। अगर आपको स्टॉक समझ आते हैं तो इन्वेस्ट करो, डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर नहीं आते तो मत करो। किसी भी इंसान को आंख बंद करके भरोसा मत करो, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग जितने भी आप यूट्यूबर्स को देख रहे हो या मीडिया पर्सन को देख रहे हो, किसी पर भी, क्योंकि आपका पैसा है, बनेगा तो आपके पास रहेगा, लूज होगा तो भी वो आपका ही पैसा, वो किसी दूसरे बंदे का लूज नहीं होने वाला। चौथी चीज, स्किल डेवलपमेंट कोशिश करो धीरे धीरे करके हो, ठीक है। सुनो सबको, समझो सारी चीजें, हमेशा क्वेश्चन पूछो कि अगर आपने ये बोला तो क्यों बोला, ताकि आप लॉजिक समझ पाओ। स्टॉक से फर्क नहीं पड़ता, अगर आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड ढूंढने जाओगे तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई नाम बता देगा लेकिन आप उसे होल्ड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी एनालिसिस नहीं है, आप हमेशा डिपेंडेंट हो गए, है ना। तो डिपेंडेंट नहीं, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो। अदरवाइज ये जो फ्रॉड हो रहे हैं, ये आज भी हो रहे हैं, ये पहले भी हो रहे थे और ये फ्यूचर में भी होंगे। जहां पैसा है वहां पे फ्रॉड होना ही होना है, इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग का एक माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, और तभी आप जाकर के एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कहने पे चल रहे हो किसी के भी, चाहे आपका खुद का एडवाइजर ही क्यों ना हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, चाहे कोई भी एक रैंडम पर्सन जिसको आप यूट्यूब पे देखते हो, उसे आप एडोर करते हो कि यार ऐसा बनना है मुझे, कोई भी इंसान हो, जब तक आप किसी पे डिपेंडेंट हो तब तक आप फंस सकते हो। इंडिपेंडेंट बनो, रीजनिंग पूछो, क्रिटिकल माइंड सेट करो। अगर कोई कुछ कह रहा है तो रीजन पूछो, और अगर वो रीजन नहीं बता रहा, छोड़ दो, या तो मत देखो उसे, या फिर उसकी एडवाइस पे सीरियस भरोसा मत करो। तो रीजनिंग जरूरी है। ऑलवेज आस्क वाई। अगर वाई नहीं क्लियर है तो कोई काम नहीं करना है। बेसिक एग्जांपल, अगर फ्रिज खरीदना है तो क्यों खरीदना है, कौन सा खरीदना है, कब खरीदना है, क्या फंक्शनैलिटीज हो सकती है, और क्या ये फंक्शनैलिटी मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है। जब आप फ्रिज के लिए इतने क्वेश्चंस पूछ सकते हो तो स्टॉक में आपका हार्ड एंड मनी लगा है, थोड़ा सिक्योर खेलो और भरोसा कम करो यार, पैसे के मामले में भरोसा कम करो, इंडिपेंडेंट बनो, ये जरूरी है। और इंडिपेंडेंट के लिए सीखना पड़ेगा, पेनफुल होता है, लेकिन पैसा आप तभी बना पाओगे, चाहे आपका करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, फाइनेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो। वहां पे अगर आपकी लर्निंग है तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, अगर आपकी लर्निंग नहीं है तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।